कल अपन ने मेंबर्स का अपन ने हाउस ऑफ पार्लियामेंट देखा कि हाउस ऑफ पार्लियामेंट में कौन कौन होते हैं। राज्यसभा लोकसभा होती है, उनमें मेंबर्स कैसे इलेक्ट होते हैं, उनका क्वालिफिकेशन क्या क्या होगा, उनको कैसे निकाला जा सकता है, और अगर कुछ गड़बड़ करी तो उनका पेनल्टी लग सकती है 104 के अंदर। अब अपन आगे का देखते हैं। तो अपन ने मेंबर्स की सारी बात कर ली, और पर उनको जो प्रिसाइड करते हैं, जो पूरी प्रोसीजर को देखते हैं, तो अगर अपन लोकसभा में देखेंगे उसको अपन स्पीकर बोलते हैं, और अगर अपन राज्यसभा यानी काउंसिल ऑफ स्टेट्स की बात करें तो वहाँ पे अपन चेयरमैन बोलते हैं, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है उनकी प्रोसीडिंग्स के लिए, रिस्पेक्टिव प्रोसीडिंग्स के लिए। ठीक है, तो इन लोग का इलेक्शन कैसे होगा। तो पहले अपन आते हैं स्पीकर पे। इसके लिए अपन जाएंगे पहले आर्टिकल 93 पे। यहाँ पे स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर, डीएस लिख रहा हूँ, डिप्यूटी स्पीकर दोनों के लिए है यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें क्या पता है, बहुत सिंपल प्रोसीजर है। जो पहला सेशन होगा जनरल इलेक्शन के बाद, क्योंकि अपन को पता है जो लोकसभा है, जो लोकसभा होती है वो हर 5 साल में इलेक्ट होके आती है जनरल, उसमें जनरल इलेक्शन से। तो जो फर्स्ट सेशन होगा उसमें जो सारे मेंबर्स होंगे वो अपने बीच में से अमंग देमसेल्स किसी भी दो मेंबर्स को इलेक्ट कर लेंगे आपस में कैसे भी करके। ठीक है, तो दो मेंबर्स कौन बन जाएंगे, एक वो स्पीकर बनाएंगे एक को, और एक को वो डिप्यूटी स्पीकर बनाएंगे। बहुत सिंपल प्रोसीजर है, सारे इलेक्टेड मेंबर आपस में एक को चुन लेंगे। फिर मान लो अगर किसी वजह से इन लोग दोनों ने सीट खाली हो गई, दोनों की किसी भी रीज़न से, तो वहाँ पे फिर से सेम प्रोसीजर किसी और को उठा लो, है ना। तो यही दिया हुआ अपने आर्टिकल 93 के अंदर। फिर खाली किस किस वजह से खाली हो सकती है वो देख लेते हैं। तो ये अपन को बताया गया 94 के अंदर ये वेकेशन कैसे होगा सीट्स का, किन की सीट्स का, स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर, इन दोनों की सीट्स का वेकेशन कैसे होगा। तो जैसे अपन को समझ में आया 93 से कि जो स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर होते हैं वो मेंबर्स होते हैं, है ना, मेंबर्स ऑफ लोकसभा ही होंगे, क्योंकि वो आपस में उनमें से चुन के किसी को उठाया जा रहा है। तो मान लो अगर लोकसभा जो है वो डिसॉल्व हो गई, यानी प्रेसिडेंट ने डिसॉल्व कर दिया, या फिर उनका टर्म पूरा हो गया, लोकसभा का ही टर्म पूरा हो गया, तो वो अपने आप इनकी सीट जो है वो खाली हो जाएगी। तो ये एक ग्राउंड हो जाएगा उनका सीट खाली होने का। सेकंड क्या होगा, वो रिज़ाइन कर सकते हैं। जो स्पीकर रहेंगे वो रेजिग्नेशन किसको देंगे, डिप्यूटी स्पीकर को रेजिग्नेशन देंगे, और जो अगर डिप्यूटी स्पीकर को रिज़ाइन करना है तो वो रेजिग्नेशन देंगे स्पीकर को। ये दो एक दूसरे के ऑल्टरनेटिव में चलते हैं। ये तो हो गया, या तो लोकसभा डिसॉल्व हो गई या उनने खुद से रिज़ाइन कर दिया। बट अगर इनको निकालना चाहे तो, सिर्फ उनको निकालना चाहे तो उसमें यहाँ पे रिमूवल का प्रोसेस इनका थर्ड ऑप्शन है। रिमूवल का क्या है, बहुत सिंपल है। इसमें ना एक जितने भी मेंबर्स हैं उस हाउस में, मतलब लोकसभा में जितने भी मेंबर्स होंगे उनकी टोटल मेजॉरिटी से, यानी 50% + 1, इस मेजॉरिटी से एक रेजोल्यूशन पास करके वो किसी भी स्पीकर या डिप्यूटी स्पीकर को हटा सकते हैं उसकी पोजीशन से। पर ये जो रेजोल्यूशन है, जैसे अपन ने प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के समय देखा था कि उनको 14 डेज का नोटिस देना पड़ता है ना। तो यहाँ पे भी 14 डेज का नोटिस देना कंपलसरी है, ये देना पड़ेगा। ये 3 ग्राउंड्स हो गए उनको निकालने के, या तो रिमूव कर दो 50% + 1 मेजॉरिटी के लोकसभा के, या फिर वो खुद रिज़ाइन कर दें, या फिर लोकसभा डिसॉल्व हो जाए। पर यहाँ पे एक प्रोवाइजो है कि जो लोकसभा डिसॉल्व हो रही है, अगर लोकसभा डिसॉल्व होने से उनकी सीट जा रही है तो वो अपनी सीट को मेंटेन रखेंगे थोड़े टाइम के लिए। कब तक मेंटेन रखेंगे, जब तक नया लोकसभा सेशन में नहीं आ जाता, जब तक नया स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर अपॉइंट नहीं हो जाता। जो
लोकसभा की पहली मीटिंग होगी, नेक्स्ट लोकसभा की फर्स्ट मीटिंग तक वो अपनी पोस्ट को होल्ड करके रखेंगे। ये सेम लॉजिक अपन ने प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के समय भी लगाया था। ठीक है, फिर ये हो गया अपना निकालने का सीट का वेकेशन। ठीक है, फिर अगर आते हैं अपन आर्टिकल 95 पे, अगर किसी एक की सीट खाली हो रही है, अगर किसी की सीट खाली हो रही है तो अपन तुरंत तो कोई नहीं आ जाएगा ना, तो उसके लिए कंटेंजेंसीज जो है वो अपन को आर्टिकल 95 के अंदर बताइए। इसमें जो क्लॉज 1 है वो क्या कहता है कि अगर स्पीकर की सीट खाली हो गई है, वेकेंट हो गई है, किसी भी परमानेंट नेचर की, मान लो उन्हें रिज़ाइन कर दिया है या फिर उनको निकाल दिया गया है, ऐसा कोई भी रीज़न है, तो डिप्यूटी स्पीकर उनकी जगह उनकी ड्यूटीज़ करेंगे, ड्यूटीज़ को परफॉर्म करेंगे स्पीकर की। ठीक है, अगर मान लो उसके बाद अगर स्पीकर की वेकेंट है, उसके बाद डिप्यूटी स्पीकर की भी वेकेंट हो गई, तब क्या होगा? तब पार्लियामेंट नहीं अपॉइंट करेगा, तब प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे किसी को, में अपॉइंट। ठीक है, ये अपन को क्लॉज 1 के अंदर दिया हुआ है आर्टिकल 95 के। और वो मेंबर जो भी वो अपॉइंट करेंगे वो हाउस ऑफ पीपल का ही मेंबर होना चाहिए, ये तो है ही कौन बात। फिर अगर अपन क्लॉज 2 में आएंगे, यहाँ पे वेकेंट की बात हो रही थी, मतलब परमानेंट नेचर की खाली किया गया है, पर अगर वो सिर्फ एब्सेंट है, सॉरी, जो स्पीकर जो है वो सिर्फ एब्सेंट है, मतलब कुछ दिन के लिए छुट्टी पे गए हैं या फिर कोई इलनेस हो गई, कोई टेम्परेरी नेचर का गैप आ रहा है, तो तब क्या होगा? तब भी डिप्यूटी स्पीकर एक्ट करेंगे एज स्पीकर। ठीक है, इस केस में क्या हो रहा था, यहाँ पे परमानेंट नेचर का था तो यहाँ पे सारी ड्यूटीज परफॉर्म कर रहे थे, पर जो सेकंड क्लॉज है वहाँ पे सिर्फ कुछ टाइम के लिए एब्सेंट है, तो जो डिप्यूटी स्पीकर है वो एक्ट करेंगे सिर्फ स्पीकर जैसे, तो उनको एक्टिंग स्पीकर बोल सकते हैं। फिर इसी केस में जो स्पीकर एब्सेंट है, मान लो अगर डिप्यूटी स्पीकर भी एब्सेंट हो गया साथ साथ उनके साथ साथ, तब क्या होगा? तो तब क्या होगा, यहाँ पे ये भी एब्सेंट हो जाएंगे, तो किसी भी इंसान को कुछ रूल्स और प्रोसीजर होते हैं हाउस के, हर हाउस ऑफ पार्लियामेंट के कुछ रूल्स एंड प्रोसीजर्स पार्लियामेंट बना के रखता है, रूल्स एंड प्रोसीजर है ना, तो उसमें उसके अकॉर्डिंग उसमें जो भी लिखा रहेगा वो फॉलो होगा और उसके हिसाब से किसी भी इंसान को अपॉइंट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो जो रूल्स एंड प्रोसीजर्स है उससे हो गया अगर डिप्यूटी स्पीकर भी एब्सेंट है, बट यहाँ पे जो बंदा दिया है, दिस पर्सन जो भी रूल्स और प्रोसीजर के हिसाब से दिया है, अगर वो भी एब्सेंट हो जाए तो उसका भी कंसिडरेशन इसी क्लॉज के अंदर बताया गया है कि उस समय पे हाउस अपने हिसाब से डिटरमाइन कर लेगा उस समय के लिए। यहाँ पे 4 लेवल ऑफ कंटिजेंसीज दिखती है कि स्पीकर एब्सेंट है तो डिप्यूटी स्पीकर भी एब्सेंट है तो रूल्स एंड प्रोसीजर में जो भी लिखा हो हाउस के, और अगर वो पर्सन भी एब्सेंट हो गया तो हाउस जो बैठा है उस समय वो डिटरमाइन कर लेगा अपने अपने मुताबिक। ठीक है, फिर आते हैं अपन ने यहाँ पे देखा था 94 में कि कैसे कैसे निकाला जा सकता है ना, तो उसमें था एक रिमूवल का प्रोसेस, तो रिमूवल का प्रोसेस भी होता इन्हीं के अंदर है, लोकसभा के अंदर उनकी मेजॉरिटी देखते हैं। तो जब उनका रिमूवल का प्रोसेस हो रहा है तब कौन प्रिसाइड करेगा, क्योंकि ऑब्वियसली अगर जिनका चल रहा है वो तो नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि जो आर्टिकल 96 बताता है कि अगर स्पीकर या फिर डिप्यूटी स्पीकर का रिमूवल के लिए रेजोल्यूशन चल रहा है, कंसिडरेशन चल रहा है, तो तब वो दोनों में से कोई भी प्रिसाइड नहीं कर सकता। अगर स्पीकर का चल रहा है तो स्पीकर नहीं कर सकते, डिप्यूटी स्पीकर का चल रहा है तो वो भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो इन केसेस में जो ऐसे रेजोल्यूशन के टाइम क्या करेंगे, तब कौन प्रिसाइड करेगा? यहाँ पे जो आर्टिकल 95 का अपने क्लॉज 2 देखा था वो लागू हो जाएगा अपने आप। तो अपन ने इसमें क्या देखा था, क्लॉज 2 में स्पीकर एब्सेंट है तो डिप्यूटी स्पीकर एब्सेंट है तो हाउस रूल्स में जो भी है वो भी नहीं है तो हाउस डिटरमाइन कर ले। तो रिमूवल के केसेस में
95 का क्लॉज 2 लग जाएगा, ठीक है। फिर इन लोग की सैलरीज वगैरह का बताया आर्टिकल 97 के अंदर। इसमें इन लोग को वही सैलरी मिलेगी जो पार्लियामेंट डिटरमाइन कर ले। पार्लियामेंट लॉ बना के डिटरमाइन कर सकता है, और जब तक नहीं करता, जब तक डिटरमाइन नहीं करता, तब तक सेकंड शेड्यूल में जो लिखा होगा उस हिसाब से इनको मिलेगी सैलरी, अलाउंसेस वगैरह सब। फिर जो इनके पास पावर होती है, अगर अपन आर्टिकल 98 देखें तो यहाँ पे सेक्रेटेरियल स्टाफ, जो भी हेल्पिंग स्टाफ वगैरह होता है, उनका मेंशन है आर्टिकल 98 के अंदर। तो 2 हाउस ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, तो ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट में जो होता है सेपरेट स्टाफ होगा दोनों हाउसेस का। पर इसका मतलब ये नहीं होगा कि कोई कॉमन पोस्ट नहीं हो सकती। कॉमन पोस्ट हो सकती है, मतलब पार्लियामेंट अपने हिसाब से डिसाइड कर लेगा उसको कैसे करना है। और इन लोग की जो सर्विस के लिए रिक्रूटमेंट कैसे होगी, रिक्रूटमेंट कैसे होगी, एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस क्या क्या होंगी इन लोग की, ये सब कुछ पार्लियामेंट लॉ बना के डिटरमाइन कर सकता है अपने हिसाब से। ये हो गया अपना स्पीकर का कंप्लीट। फिर आते हैं अपन काउंसिल ऑफ स्टेट्स की तरफ। हाँ बताओ। हाँ, चेयरमैन पे अभी अपन आएंगे, अपन अभी स्पीकर ही देखें। हाँ, अब वो पार्लियामेंट डिटरमाइन करेगा भाई लॉ बना के अपना, वो अपने कंसिडरेशन की बात नहीं है, अपन जो कॉन्स्टिट्यूशन में जितना है अपन से उतना देखेंगे। अब वो उसके रूल्स एंड प्रोसीजर आप पढ़ सकते हैं भाई, मैंने चेक नहीं किया, ठीक है ना। फिर आते हैं अपन काउंसिल ऑफ स्टेट्स पे। काउंसिल ऑफ स्टेट जो राज्यसभा होता है, उनका जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है वो होते हैं चेयरमैन एंड डिप्यूटी चेयरमैन। चेयरमैन का इलेक्शन प्रोसेस अपन ऑलरेडी देख चुके हैं, कोई बताएगा कहाँ देखे थे? तो इनका अपन देख चुके हैं, क्योंकि जो चेयरमैन होते हैं वो एक्स ऑफिशियो होते हैं वाइस प्रेसिडेंट से। तो वाइस प्रेसिडेंट साहब अपने आप चेयरमैन बन जाते हैं। तो यहाँ पे जो आगे के आर्टिकल्स मिलेंगे अपन को डिप्यूटी चेयरमैन के बारे में होंगे मोस्टली, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से डिक्लेयर करता है आर्टिकल 89 कि जो वीपी साहब है अपने वाइस प्रेसिडेंट साहब, वो एक्स ऑफिशियो रहेंगे चेयरमैन। इसका क्लॉज 1 में ये फिर से बताया गया। जो क्लॉज 2 है वो अपन को बताता है कि जो डिप्यूटी चेयरमैन है वो कैसे इलेक्ट होंगे। तो जैसा लोकसभा का प्रोसेस था कि वो अपने मेंबर्स में से चुन लेंगे, सेम यहीं पे कि अमंग इट्स मेंबर्स चुन लेंगे वो लोग। और अगर फिर कोई खाली हो जाता है तो फिर से वो अपने हिसाब से चुन सकते हैं। आर्टिकल 89 में सिंपल सी बात करेंगे। फिर है अपना आर्टिकल 90, यहाँ पे फिर वो वेकेशन सीट खाली कैसे होंगी उस सब की बात की है। तो चेयरमैन की तो अपन देख चुके हैं, रिमूवल प्रोसेस है, रेजिग्नेशन देना है तो उनको प्रेसिडेंट साहब को देना पड़ेगा, ये सब अपन वाइस प्रेसिडेंट के टॉपिक में देख चुके हैं, तो वो सब वहाँ कवर होगा। यहाँ पे सिर्फ अपन डिप्यूटी चेयरमैन की बात करेंगे। तो डिप्यूटी चेयरमैन कैसे होगा? अगर वो सीजेस टू बी ए मेंबर, अपन ने देखा था कि जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स होता है वो एक परमानेंट हाउस होता है, और उसके जो मेंबर्स होते हैं वो हर 1/3 बेसिस पे 1/3 मेंबर्स हर 2 साल में रिटायर होते हैं, ठीक है।
तो हर मेंबर का देखा जाए तो 6 साल का टेन्योर होता है, तो 6 साल तक के लिए लगभग कोई भी इंसान डिप्टी चेयरमैन बन सकता है। तो अगर उसकी मेंबरशिप एक्सपायर हो जाती है, वो रिटायर कर जाता है, तो वहाँ से वो जो डिप्टी चेयरमैन की पोस्ट है वो भी लूज़ कर देगा। या तो फिर वो डिप्टी चेयरमैन जो अपने हैं वो रिज़ाइन कर सकते हैं। रिज़ाइन वो किसको करेंगे? चेयरमैन साहब को। या फिर उनको निकाला जा सकता है। थर्ड ग्राउंड सेम वही रिमूवल का। इसमें भी क्या है, मेजॉरिटी देखी जाएगी, 50% +1 ऑफ ऑल मेंबर्स। ठीक है, ये सब भी प्रोसीडिंग्स भी काउंसिल ऑफ स्टेट्स के अंदर अंदर ही चलता है। यहाँ पे भी रिमूवल करना है तो उनको पहले 14 डेज का नोटिस देना पड़ेगा, इसके बिना नहीं कर सकते। तो ये सिंपल बात है। ये हो गया अपना। ठीक है, तो अपने स्पीकर्स हो गए, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन हो गए। अब अपन आते हैं पार्लियामेंट का सेशन कैसे काम करता है। उसके लिए अपन जाएंगे अपना आर्टिकल 85 पे, जो बताता है कि प्रेसिडेंट की पावर, ये अपन ऑलरेडी एक बार देख चुके हैं, तो फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे प्रेसिडेंट जो हैं वो क्लॉज 1 के अंदर समन करते हैं हाउसेस को, दोनों हाउसेस को वो समन करते हैं, उनके ऑर्डर पे समन होता है। वो अब टाइम फिक्स कर सकते हैं किस टाइम पीरियड के बिटवीन हाउसेस को समन होना है। बट यहाँ पे एक लिमिटेशन दी है कि 6 मंथ से ज़्यादा का गैप नहीं हो सकता। मैक्सिमम पीरियड 6 महीने हो सकता है, 1 सेशन के एंड होने से नेक्स्ट सेशन के स्टार्ट तक। ये गैप मैक्स टू मैक्स 6 मंथ का हो सकता है। ये अपन को आर्टिकल 85 बताते हैं। यहाँ पे समन हो गए, क्लॉज 1 में समन कर सकते हैं। और क्लॉज 2 जो है अपना आर्टिकल 85 का ही, उसमें फिर से प्रेसिडेंट के पास पावर है क्या करने की। एक तो वो प्रोरोग कर सकते हैं, प्रोरोग वो ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट को कर सकते हैं, ध्यान देना थोड़ा। ठीक है, ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट मतलब लोकसभा राज्यसभा दोनों को कर सकते हैं। ठीक है, पर एक और पावर होती है क्लॉज 2 के अंदर ही, जो होती है डिसॉल्व करने की। डिसॉल्व सिर्फ वो हाउस ऑफ पीपल को कर सकते हैं, हाउस ऑफ द पीपल। क्यों सिर्फ इसको? क्यों? क्योंकि अपन ने कई बार देख चुके हैं कि जो राज्यसभा है वो परमानेंट बॉडी है, उसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, सिर्फ हाउस ऑफ पीपल को डिसॉल्व किया जा सकता है। तो इसकी पावर यहीं से आती है। प्रोरोग का क्या मतलब होता है? यहाँ पे सिर्फ एक सेशन को ख़त्म किया जा रहा है, ठीक है, कि अगले सेशन में फिर से मिलेंगे। पर डिसॉल्व का मतलब होता है टर्मिनेट कर देना पूरे हाउस को, टर्मिनेट द हाउस। ये डिफरेंस होता है प्रोरोग और डिसॉल्व में, है ना। फिर सारे मेंबर्स अपॉइंटमेंट देख लिया अपन ने, हाउसेस देख लिए कैसे होगा, डिसाइडिंग ऑफिसर देख लिया। उसके अंदर क्या क्या हो सकता है अब अपन थोड़ा वो देखते हैं। अगर अपन आर्टिकल 88 में जाएं तो यहाँ पे राइट्स की बात की गई है, किनकी? मिनिस्टर्स की। मिनिस्टर्स की भी है और इसमें अटर्नी जनरल की भी है। अटर्नी जनरल अपन अभी देखा नहीं, अपन बाद में देखेंगे, बट ये हाईएस्ट पोस्ट होती है इंडिया में, जो यूनियन को रिप्रेजेंट करता है लीगल मैटर्स के और एडवाइस देते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 88 के अंदर बताया गया है कि एवरी मिनिस्टर का राइट होगा, जो वहाँ पे या तो इलेक्ट हुए या नॉमिनेट हुए हैं, वहाँ पे राइट टू स्पीक होगा। स्पीक भी कर सकते हैं और पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एंड पार्टिसिपेट। एवरी मिनिस्टर के साथ अटर्नी जनरल के लिए भी है, एजी लिख रहा हूँ उनके लिए। दोनों का राइट टू स्पीक होगा, पार्टिसिपेट होगा, किसमें? ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में उनको राइट मिलेगा बोलने का, पार्टिसिपेट करने का। या फिर अगर
जॉइंट सेटिंग हो रही हो, मतलब दोनों हाउसेज जो हैं वो लोग साथ में बैठ के कर रहे हैं कुछ भी डिस्कशन, तो उसमें भी उनको राइट टू स्पीक और पार्टिसिपेट मिलेगा। फिर पार्लियामेंट की छोटी छोटी कमेटीज़ बन सकती हैं कोई भी मैटर को डील करने के लिए। तो पार्लियामेंट की अगर कमेटीज़ बनी हैं और उसके साथ साथ उसमें उनको डेजिग्नेटेड मेंबर बनाया गया, मतलब उनको मेंबर बनाया गया तभी आपको उस पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर बोलने का या पार्टिसिपेट करने का हक मिलेगा। अगर आप मेंबर नहीं है उस कमेटी के तो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। बट यहाँ पे ये भी क्लैरिफाई किया गया है कि आपको ये सब राइट तो मिल रहे हैं इन सब कंडीशंस में, है ना। बट यहाँ पे बोल दिया गया है कि सिर्फ इस वजह से इस आर्टिकल के अंदर आपको राइट टू वोट नहीं मिलेगा, राइट टू वोट इन प्रोसीडिंग्स के अंदर नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन के दूसरे आर्टिकल्स वगैरह देखने पड़ेंगे, पर यहाँ पे आपको राइट टू वोट नहीं मिलेगा, सिर्फ राइट टू स्पीक एंड पार्टिसिपेट मिलेगा इन सब ग्राउंड्स, इन सब जगहों पर। फिर आते अपन आर्टिकल 86 के अंदर। एट्टी 85 में अपन ने देखा कि जो समन और प्रोरोग करते हैं वो प्रेसिडेंट खुद करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आर्टिकल 86 है, यहाँ पे वो प्रेसिडेंट को बता रहे हैं कि प्रेसिडेंट के पास राइट है किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट को एड्रेस करने का। तो अगर वो पार्लियामेंट को कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ बातचीत करना चाहते हैं, तो वो या तो सेपरेटली दोनों हाउसेस को सेपरेटली कर सकते हैं कि सेपरेटली उन्हें एड्रेस करना चाहते हैं, या फिर टुगेदर, वो उनका डिस्क्रेशन है वो कैसे करना चाहते हैं, ठीक है। और इसके लिए वो उनकी जो अटेंडेंस है मेंबर्स की वो रिक्वायर करा सकते हैं कि आपको आना ज़रूरी है, ऐसा करके। ये प्रेसिडेंट के पास राइट है, पावर है, उनके डिस्क्रेशन पे है कि उनको करना है कि नहीं, आर्टिकल 86 के अंदर। ये अपने को क्लॉज 1 में हो गया एड्रेस करने के लिए, क्लॉज 1 में। या तो और एक और राइट है इसी के अंदर क्लॉज 2 में, इसमें है मैसेज भेजने के लिए। ये जो मैसेज है ये किसी बिल के रिगार्डिंग होता है, बिल के रिगार्डिंग रहेगा कि, तो यहाँ पे वो जो मैसेज है वो इधर हाउस ऑफ पार्लियामेंट को भेज सकते हैं, फिर से वही सेम बात है, इधर हाउस ऑफ पार्लियामेंट को कोई मैसेज भेजेंगे रिगार्डिंग एनी बिल जो कि कंसिडरेशन में है या फिर आ सकता है या फिर पास होने वाला है या फिर कुछ भी, कोई भी रिलेशन में, है ना। तो फिर जो भी जिस भी हाउस को विच एवर हाउस रिसीव्स, मतलब जिस भी हाउस को वो मैसेज मिल रहा है तो उसको जो है कंसिडर करना पड़ेगा। कंसिडर मैसेज, जो भी मैसेज प्रेसिडेंट साहब भेजेंगे उस मैसेज को कंसिडर करना पड़ेगा। जो कुछ भी हो सकता है वो ना, मैसेज के अंदर कुछ भी हो सकता है, जैसे कोई एडवाइस दे रहे हैं, अपना ओपिनियन दे रहे हैं, जो भी है तो उनको कंसिडर करना ज़रूरी है, वैसे ही साइडलाइन नहीं कर सकते उसको डायरेक्ट। ये 86 के अंदर पावर दी गई है। फिर आर्टिकल 87 में आते अपन, जो यहाँ पे क्या क्या 2-3 चीज़ बताई है कि क्लॉज 1 के अंदर अपन देखें तो जो पहला सेशन होगा हर जनरल इलेक्शन के बाद, जो पहली मीटिंग होगी जिसमें अपन लोकसभा के स्पीकर, डिप्यूटी स्पीकर भी अपॉइंट होते हैं, उसी में प्रेसिडेंट जो है वो एड्रेस करेंगे पूरी पार्लियामेंट को, पूरे हाउस को। पूरे उसको हाउस ऑफ पार्लियामेंट को एड्रेस करेंगे और इन्फॉर्म करेंगे किन किन रीजंस के लिए वो समन हुए हैं, अगर इफ़ एनी, या फिर होंगे कि नहीं होंगे ज़रूरी नहीं है, पर दिया गया है कि स्पेशल एड्रेस कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये तो जनरल इलेक्शन के बाद की फर्स्ट मीटिंग हो गई, है ना। इसके साथ साथ एक और होता है जो एवरी ईयर की, हर साल की फर्स्ट मीटिंग में भी
प्रेसिडेंट साहब एड्रेस कर सकते हैं चाहे तो, ना, ये दिया हुआ है। फिर यहाँ पे अगर उनको बताया जा रहा है कि किस किस कारणों से, कॉजेज़ के लिए आपको समन किया जा रहा है, मतलब क्या क्या आपको डिस्कस करना है समन उसके लिए, तो उसके लिए क्लॉज 2 में बताया गया है कि इनके रिलेशन में जो भी प्रोसीजर होगा डिस्कशन के लिए, डिस्कशंस ऑन मैटर्स, वो कौन बनाएगा? वो रूल्स, जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर अपन ने पहले भी डिस्कस किया था, हर हाउस ऑफ पार्लियामेंट का होता ही है, उसके अंदर ये भी इंक्लूड करना पड़ेगा कि इन केसेस को कैसे डील करना है, ये क्लॉज 2 बताता है। ये खुद से कोई प्रोसीजर नहीं दे रहा, ये सिर्फ बोल रहा है कि जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर पार्लियामेंट के होंगे, बनाए होंगे उस हाउस के लिए, उसके अंदर इसके प्रोविजंस भी इंक्लूड करने रहेंगे। सिंपल बात बताता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? फिर अपन देखते हैं कि अंदर का प्रोसीजर क्या होता है। अपन ये थोड़ा बात कर रहे थे, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर थोड़े क्या प्रोसीजर्स बताए गए हैं, वो सब अपन थोड़ा देखते हैं। तो अगर अपन आर्टिकल 100 पे आएंगे, यहाँ पे कोरम की बात की गई है और वोटिंग का क्या सीन होगा वो बताया गया। तो अपन क्लॉज 1 से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा डायरेक्ट से लिख लेते हैं एक बार। तो कोई भी क्वेश्चन जो भी सामने आएगा किसी भी हाउस के अंदर, ठीक है, कोई भी हाउस या फिर जॉइंट सिटिंग में होगा, तो वो कैसे डिटरमाइन होगा? मेजॉरिटी ऑफ वोट से। कौन से मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग? यहाँ पे प्रेजेंट एंड वोटिंग है, मतलब टोटल नहीं, टोटल कुछ भी हो सकता है। जैसे अपन ने उसमें देखा था लोकसभा के लिए 550 मेंबर्स होते हैं, है ना, राज्यसभा के लिए 250 मेंबर्स होते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ प्रेजेंट एंड वोटिंग की बात करी गई है। तो प्रेसिडेंट वोटिंग में टोटल तो 550 हो सकते हैं, तो मान लो अगर सिर्फ 300 लोग ही आए हुए हैं, तो इनकी मेजॉरिटी कितनी हो जाएगी? 151 की। तो 151 वोट्स अगर किसी बिल को या फिर किसी भी चीज़ को मिल गए, किसी भी क्वेश्चन को मिल गए किसी भी हाउस में, तो वो पास मान लिया जाएगा। बट ये जो है ये जनरल है, ये जनरल रूल है। इसका जो एक्सेप्शन है वो यहाँ पे कि सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं किसी अलग चीज़ के लिए अलग रूल्स दिए हुए हैं तो वो फॉलो होंगे, अगर कुछ नहीं दिया है तो सिर्फ प्रेजेंट एंड वोटिंग देखेंगे अपन, ठीक है। और इसमें जो है स्पीकर या फिर अगर कोई इंसान एज अ स्पीकर एक्ट कर रहा है वो, अगर चेयरमैन है तो वो लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, मतलब वो लोग वोट नहीं देंगे पहले इंस्टेंस में। और मान लो अगर 300 लोग बैठे हैं और 150 वोट्स मिल रहे हैं किसी चीज़ को और दूसरे को 150, मतलब ब्रेक इवन हो गया एक तरह से, है ना। तो यहाँ पे टाई ब्रेकर की ज़रूरत होगी। तो सेकेंड इंस्टेंस में जो चेयरमैन या स्पीकर जो भी अपना प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा उस हाउस का, क्योंकि यहाँ पे बोला है ईदर हाउस और जॉइंट सिटिंग, ठीक है, सब इंक्लूडेड है इसमें, तो वहाँ पे वो लोग वोट कर सकते हैं अगर इक्वालिटी ऑफ वोट्स आ रहा है तो। यहाँ पे ये बताया गया। फिर क्लॉज 1 में अपन को बता दिया कि प्रेजेंट एंड वोटिंग देखना है अपन को सिर्फ जनरल केस में। तो इससे ये भी समझ आता है कि अगर कुछ मेंबर्स नहीं है तब भी अपना प्रोसीजर चालू रख सकता है, ठीक है। यहाँ से ये इन्फ्रेंस तो निकल ही रहा है, पर क्लॉज 2 है वो भी सेम बात बताता है, क्या कि अगर कुछ मेंबर्स मिसिंग है तो भी अपने फंक्शंस कैरी ऑन कर सकता है, तो भी इनके फंक्शंस चलते रहेंगे, ठीक है। और अपन ने कुछ कुछ चीज़ें देखी थी पहले कि अगर मेंबर्स क्वालिफिकेशंस देखी थी और बाद में सब्सिक्वेंट डिस्क्वालिफिकेशंस देखी थी मेंबर्स की। तो मान लो अगर कोई बिल जो है वो पास हो गया किसी भी हाउस में, ईदर हाउस में, और प्रॉपर मेजॉरिटी से जो भी है, बट उनमें जो मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया था
वो डिस्क्वालीफाइड थे। बाद में पता चलता है कि वो डिस्क्वालीफाइड थे, उनके पास एलिजिबिलिटी नहीं थी पार्टिसिपेट करने की या फिर वोट करने की। ठीक है, पार्टिसिपेट करना और वोट करने के लिए दोनों अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं। तो उससे उससे ये नहीं हो जाएगा कि ये जो बिल पास हुआ है वो इनवैलिडेट नहीं हो जाएगा, या फिर कोई भी एक्शन हुआ है, कोई भी फंक्शन कैरी ऑन हुआ है, तो वो सब भी जो है वो इनवैलिडेट नहीं हो जाएगा। ठीक है, इनवैलिडेट नहीं होगा, वो सब वैलिड रहेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो अपन ने देखा था कि पेनल्टीज़ में भी अपन ने देखा था कि किसी इंसान को बिना ओथ लिए पार्टिसिपेट नहीं करना है ना। और अपन ने अटर्नी जनरल का भी देखा, अटर्नी जनरल का, कि वो स्पीक तो कर सकते हैं, बोल तो सकते हैं, पार्टिसिपेट तो कर सकते हैं, पर वोट नहीं कर सकते। मान लो अगर उनने वोट कर दिया किसी भी बिल के लिए और फिर बाद में उनको पता चला कि नहीं हो सकता, है ना, तो वहाँ पे भी ये सब इनवैलिडेट नहीं हो जाएगा इसी रीज़न से सिर्फ। या फिर उनका एज क्राइटेरियन नहीं था किसी भी मेंबर का, क्योंकि राज्यसभा में जो है अपने 30 साल का है और जो लोकसभा में वहाँ पे 25 साल का है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल बन सकते हैं कि बाद में रियलाइज़ हो रहा है सब्सिक्वेंटली कि वो डिस्क्वालीफाइड था मेंबर, तो उससे इनवैलिडेट नहीं हुआ। फिर अपन ने देख लिया कि कुछ लोग मिसिंग होंगे तब भी कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे भी समझ आ गया था, यहाँ तो क्लियरली बोल दिया कि मेंबर्स मिसिंग है तब भी चलेगा। तो यहाँ पे कितना मिसिंग हो सकते हैं, कितने लोग नहीं रहेंगे तब भी अपन अपना काम कर सकते हैं, ये बात अपन को बताता है क्लॉज 3 में। क्लॉज 3 बात करता है कोरम की। कोरम का क्या मतलब होता है? मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड। ठीक है, कोई भी प्रोसीजर आप जो भी कर रहे हैं चलने के लिए किसी भी हाउस को, मिनिमम कितने नंबर लोग चाहिए रहेंगे। तो क्लॉज 3 में बताया है कि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होंगे, 1/10 द टोटल हाउस। तो टोटल हाउस में कितने भी लोग हैं उसका 1/10 अगर लोग हैं प्रेजेंट, तो भी तो आपका कोरम जो है वो मेंटेन हो जाएगा और आप अपने प्रोसेस चालू रख सकते हैं। तो लोकसभा में अपन ने देखा था 550 लोग होते हैं टोटल, तो इनका 1/10 कितना होगा, 55। राज्यसभा में अपन देखा था 250 होते हैं टोटल, तो उनका 1/10 कितना होता है, 25। तो इतने लोग भी अगर हो गए तो भी वो अपना प्रोसीजर चालू रख सकते हैं। ठीक है, ये 1/10 का जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, पर इसके साथ साथ क्लॉज 3 में एक और बात बोली है कि पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट बाय लॉ बना के चेंज कर सकता है, सेट कर सकता है अपने हिसाब से, और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 1/10 की स्ट्रेंथ दी हुई है मिनिमम। फिर अगर ये भी रीच नहीं हुआ, मतलब ये तो बहुत कम नंबर दिया है 55, तो समझ सकते कितना कम नंबर है, बट अगर ये भी रीच नहीं हुआ तो क्या होगा, तो उसके लिए अपने पास है क्लॉज 4। क्लॉज 4 क्या बताता है कि अगर क्वारम नहीं है अपना, क्वारम मतलब जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स अपन को चाहिए वो नहीं है अपने पास, तो क्या होगा, तो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर रहेंगे, प्रिसाइडिंग ऑफिसर लोकसभा के अपने स्पीकर या फिर उनकी जगह को जो भी एक्ट कर रहा है, राज्यसभा में चेयरमैन या फिर जो भी उनकी जगह एक्ट कर रहा है, वो उनकी जो है वो ड्यूटी बन जाएगी क्या, कि या तो वो हाउस को एडजर्न कर दें या फिर जो भी मीटिंग चल रही है उसको सस्पेंड कर दे। ठीक है ना, ये ड्यूटी है उनकी अगर कोरम रीच नहीं हो रहा तो। ठीक है ना, ये थोड़ा बेसिक्स है आर्टिकल 100 के अंदर। फिर अपन एक और चीज़ देख लेते हैं कि पावर्स और प्रिविलेजेस क्या होंगे इनके मेंबर्स की, क्योंकि ये लोग अपने लिए लॉ बना रहे हैं तो इनके पास बहुत सारी पावर्स होती हैं, बहुत सारे प्रिविलेजेस भी होते हैं। वो बताया अपन को आर्टिकल 105 के अंदर। ये अपने को यूनियन के लिए, पार्लियामेंट के मेंबर्स के लिए बता रहे हैं। ठीक है, इसके साथ साथ एक और आर्टिकल चलता है अपना, वो होता है आर्टिकल 194। बिल्कुल डिट्टो लैंग्वेज है, तो अपन एक ही बार में उसको समझ लेंगे। यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर के जो मेंबर्स होंगे जिनको एमएलए बोलते हैं, उन लोगों के पावर्स प्रिविलेजेस की बात की गई है। ठीक,
तो जो क्लॉज 1 है आर्टिकल 105 का, वो क्या दे रहा है? फ्रीडम ऑफ स्पीच। किसमें? इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स के दौरान फ्रीडम ऑफ स्पीच दे रहा है। बट अपन पहले भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एक बार देख चुके हैं। कहाँ पे देख चुके हैं, कौन बताएगा भाई? फ्रीडम ऑफ स्पीच 19 का 1, उसके अंदर भी और आता है। आर्टिकल 19 का 1 का क्लॉज ए, ये बात करता है अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच की। ठीक है, जो क्लॉज 1 है उसके अंदर अलग अलग 6 राइट्स हैं। अभी अपन से फ्रीडम ऑफ स्पीच का बता रहा हूँ मैं। ठीक है, और इसके रिस्ट्रिक्शंस कहाँ दिए, कोई कौन बताएगा? 1A के फ्रीडम ऑफ स्पीच के रिस्ट्रिक्शन स्पेसिफिकली कहाँ दिए हुए हैं? हाँ, 1 का 2 नहीं, आर्टिकल 19 क्लॉज 2, 19 के 2 में रिस्ट्रिक्शंस दिए हैं इन फ्रीडम ऑफ स्पीच की। ठीक है, तो एब्सोल्यूट राइट नहीं है, एब्सोल्यूट राइट अपने पास कोई भी नहीं है ऑलमोस्ट। तो जो पार्लियामेंट्री राइट मिल रहा है फ्रीडम ऑफ स्पीच का, वो भी एब्सोल्यूट नहीं है। वो किसके सब्जेक्ट है? मैं पहले ही बता दे रहा, वो इसके सब्जेक्ट तो नहीं है। ठीक है, इसके सब्जेक्ट नहीं है, ये अलग से दिया हुआ है क्योंकि इसकी अलग वैल्यू है। तो किसके सब्जेक्ट है? क्लॉज 1 में ही बताया हुआ है साथ साथ दो चीज़ों के, प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको जो कॉन्स्टिट्यूशन के बाकी के प्रोविजंस हैं उनका भी ध्यान रखना है, उनसे इनको कम किया जा सकता है ना। और रूल्स और स्टैंडिंग ऑर्डर भी देखे जाएंगे साथ साथ। किस चीज़ के? वो रूल्स और वो स्टैंडिंग ऑर्डर जो रेगुलेट कर रहे हैं प्रोसीडिंग्स को, किसकी? पार्लियामेंट की। जो भी रूल्स ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर पार्लियामेंट के रूल्स के हिसाब से है और जो उनको रेगुलेट करते हैं, वो उनके सब्जेक्ट मैटर होंगे, मतलब वो उनके सब्जेक्ट टू रहेंगे वो। तो इनसे और इनसे थोड़ा कर्टेल किया जा सकता है, बट फिर भी जो अपन को 19(1)A के अंदर जो फ्रीडम ऑफ स्पीच मिलती है, उससे ये वाला जो है 105 का, वो थोड़ा वाइडर होता है काफ़ी। वो भी अपन डिफरेंस थोड़ा आगे देखेंगे। जैसे अगर अपन चलते हैं क्लॉज 2 में आते हैं अपन 105 की, 105 के अंदर ही अपन। तो जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, एमपीज जो होते हैं अपने, वो इम्यून होते हैं किस चीज़ से? कोर्ट प्रोसीडिंग से। पर हर चीज़ के लिए नहीं, ऑब्वियसली हर चीज़ के लिए नहीं होंगे। किन चीज़ के लिए होंगे? सिर्फ ऐसी चीज़ें जो उनने बोली हैं, सेड, या फिर ऐसी चीज़ें जिन पर उन्होंने वोट किया है। कहाँ पे? किसी भी पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट के मीटिंग के अंदर या फिर कमेटी के अंदर। तो जो जो भी उन्होंने बोला है या फिर वोट किया है किसी भी पार्लियामेंट्री मीटिंग या कमेटी के अंदर, उन सब चीज़ों को लेके वो इम्यून हो जाएंगे किसी भी कोर्ट प्रोसीडिंग के लिए। ये क्लॉज 2 डिक्लेयर करता है। तो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को तो इम्यूनिटी मिल गई, पर मान लो किसी ने कुछ अब अनडिसेंट बोला था पार्लियामेंट के अंदर, उनको इम्यूनिटी मिल गई। बट अगर यही उठा के किसी ने पब्लिश कर दिया तो उसका क्या? तो वही यही क्लॉज साथ साथ ऐसे इंसान को, एनी अदर पर्सन जो पब्लिश कर रहा है, रिपोर्ट कर रहा है, पब्लिश या फिर रिपोर्ट कर रहा है ना, उन सबको भी इम्यूनिटी देता है। पर ये जो इम्यूनिटी है काफ़ी लिमिटेड है। क्यों? क्योंकि अगर वो पब्लिश या रिपोर्ट कर रहा है तो उसके पास जो है वो प्रॉपर अथॉरिटी होनी चाहिए। या तो पार्लियामेंट ने उसको अथॉरिटी दे रखी है, या फिर कुछ भी किसी भी तरह से, मतलब लीगल वे में उसको पब्लिश किया होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो पार्लियामेंट की सीक्रेट मीटिंग्स भी होती हैं थोड़ी सी, है ना, तो वहाँ पे किसी की अथॉरिटी नहीं होती किसी कुछ भी बात बाहर ले जाने की, क्योंकि वही पूरा पर्पस होता है उनका, सीक्रेट सेटिंग होती है। तो अगर ऐसे किसी चीज़ का वो रिपोर्ट या पब्लिश कर देगा तो वो अथॉरिटी के बियॉन्ड चला जाएगा, है ना। तो यहाँ पे उसकी इम्यूनिटी कैंसिल हो जाएगी और उसके खिलाफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स चलाई जा सकती हैं। ठीक है,
फिर ये एक बेसिक बता दिया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच होगी और सेड और वोट के लिए उनके पास प्रिविलेजेस रहेंगी, कॉन्स्टिट्यूशन में इतना गारंटी कर दिया। क्लॉज 3 में बता दिया कि कोई भी अदर पावर्स एंड प्रिविलेजेस, कोई भी और पावर्स और प्रिविलेजेस पार्लियामेंट लॉ बना के दे सकता है खुद को, किसी भी मेंबर्स के लिए, वो पार्लियामेंट के लिए भी हो सकता है, कमेटी के लिए भी हो सकता है। ठीक है ना, ये हो गया। इनको अब एक बात बताओ, अपन ने यहाँ पे डिस्कस किया कि जो मेंबर्स हैं उन लोग को इम्यूनिटी मिल रही है सेड और वोटिंग के लिए, फिर जो इंसान है पब्लिश कर रहा है उसके पास भी है। बट अगर कोई तीसरा इंसान जो मतलब मेंबर नहीं है और वो आके बोल रहा है पार्लियामेंट के अंदर आके, कोई भी मतलब ऑथराइज्ड इंसान आके बोल रहा है, तो क्या उसको भी इम्यूनिटी मिलेगी इसके अंदर आर्टिकल 105 या 194 के अंदर? क्या लगता है? नो। जैसे अपन देखा था अटॉर्नी जनरल का, उनके पास राइट टू स्पीक है प्रोसीडिंग्स के अंदर, अगर वो पार्लियामेंट्री कमेटी का हिस्सा है तो उनमें पार्टिसिपेट करने का, बोलने का हक है उनको, तो उनको मिलेगी। ठीक है, तो यही क्लॉज 4, हाँ क्लॉज 4 यही अपन को एक क्लैरिफिकेशन दे रहा है कि कोई भी इंसान अगर उसके पास राइट टू स्पीक है किसी भी प्रोसीडिंग या किसी भी कमेटी के सामने, राइट टू स्पीक है या फिर सिर्फ पार्टिसिपेट करने का भी है, ठीक है, लिमिटेड राइट मान लो, पार्टिसिपेट करने का कोई राइट है, तो उस तक भी ये सारी जो पावर्स होंगी, प्रिविलेजेस होंगी, वो वहाँ पे भी एक्सटेंड करेंगी, ये बताया गया। ठीक है, अपना आर्टिकल 105 फिर जो है एक वही बात है, 105 एंड 194 ये यू पार्लियामेंट का बता रहा है, ये स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स के लिए बता रहा है। जो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच दे रहा है इनके अंदर ही थोड़े से रिस्ट्रिक्शंस बता दिए थे, क्योंकि सारे प्रोविजंस, बाकी के प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन और जो रूल्स एंड प्रोसीजर होंगे वो, और उसके साथ साथ अपना 19(1)(a) जिसके रिस्ट्रिक्शंस अपन को 19 के क्लॉज 2 में दिए हैं, तो ये थोड़े वाइडर है ना, क्योंकि इनको थोड़ी ज़्यादा फ्रीडम चाहिए रहेगी, क्योंकि ये अपने लिए लॉज बना रहे हैं, इनको कुछ बेकार चीज़ें भी बोलनी पड़ सकती हैं, नीड भी। तो ये जो राइट्स हैं ये इसके पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो इसलिए थोड़े वाइडर होते हैं। अब अपन थोड़ा सा 2 केस देखते हैं, बहुत मज़ेदार केस है। मैंने जब पहली बार पढ़ा तो मेरे को तो बड़ा मज़ा आया था इसको पढ़ने में। ये वाला पीवी नरसिम्हा राव वर्सेस स्टेट का केस, इसमें बहुत बढ़िया बात बोली थी। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो स्कोप ऑफ प्रोटेक्शन है इम्यूनिटी का 105 के कॉन्टेक्स्ट में था, पर 194 पे भी लग जाता है साथ साथ। ठीक है, वो बहुत वाइड है, ये ठीक है, स्कोप ऑफ इम्यूनिटी प्रोटेक्शन जो मिल रहा है बहुत वाइड है मेंबर्स के लिए। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है वो भी बताया, यहाँ पे मेंबर्स को फ्रीली बोलने के लिए इनेबल करना है, फ्रीली भी बोल सके, फियरलेसली बोल सके। उनको पूरे टाइम दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि मेरे खिलाफ कोर्ट की प्रोसीडिंग चल सकती है अगर मैंने कुछ बोल दिया तो, है ना, तो वो डर नहीं होना चाहिए। इसके लिए 105 194 है, यहाँ तक तो ठीक है। इसके आगे क्या बोला, यहाँ पे बोला जो एमपीज जो हैं अगर उनने ब्राइब ली है और उसके साथ साथ वोट भी किया है, ठीक है, पार्लियामेंट के अंदर किसी भी नो कॉन्फिडेंस मोशन में, ये ठीक है, ब्रॉट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, वर इंटाइटल्ड टू द प्रोटेक्शन ऑफ 105 का क्लॉज 2। क्लॉज 2 में अपन ने देखा था सेड और वोट की प्रोटेक्शन मिलती है, कुछ भी बोलते हैं या फिर कुछ भी वोट करते हैं तो उनको प्रोटेक्शन मिलती है, कोर्ट प्रोसीडिंग से इम्यूनिटी मिलती है। तो अगर उनने ब्राइब ली है और वोट किया है तो उनको प्रोटेक्शन मिल जाएगी। बट अगर किसी इंसान ने ब्राइब दिया है और उसने वोट नहीं किया है ना, बट नॉट वोटेड, तो उनको नहीं मिलेगी प्रोटेक्शन। ये नरसिम्हा राव के केस में बोला था,
और उनके खिलाफ केस जो है लगाया जा सकता है, जो भी रेलिवेंट लॉ होंगे वो उसके अंदर। तो ये बहुत बढ़िया लगा था मेरे को। पर अब ऑब्वियसली ये नहीं है, ये तो ओवर रूल हो गया, अभी रिसेंटली ओवर रूल हुआ है 2024 के केस में, सीता सोरेन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। इसमें क्या बोला है, नरसिम्हा राव के जजमेंट को ओवर रूल कर दिया, ठीक है। यहाँ बोला कि जो कोई भी मेंबर है, वो पार्लियामेंट का हो या स्टेट लेजिस्लेचर का हो, वो प्रोटेक्शन क्लेम नहीं कर सकता 105 और 194 में अगेंस्ट करप्शन चार्जेस। तो करप्शन चार्जेस आपको कोई इम्यूनिटी में नहीं मिलेगी। यहाँ पे कोर्ट ने डायरेक्ट बोल दिया कि जो क्राइम कमिट करना है उससे आपको कोई इम्यूनिटी नहीं मिलेगी 105 और 194 के अंदर, ठीक है। और ये अब सेटल्ड लॉ है, ठीक है। बस फिर एक आखिरी बात फिर अपन ख़त्म करते हैं आज का, कि जो मेंबर्स हैं उनकी सैलरी और अलाउंस क्या होंगे मेंबर्स की, तो वो आर्टिकल 106 में बताया गया है। तो कौन डिटरमाइन करेगा, सिंपल बात है, पार्लियामेंट डिटरमाइन करेगी लॉ बना के, बाय लॉ। बट ये तब तक ही है जब तक अगर, ठीक है, पार्लियामेंट ने लॉ बना के डिटरमाइन कर लिया, अगर डिटरमाइन नहीं किया तब क्या लगेगा, ये तुम लोग मेरे को बताओ क्या लगता है। अगर डिटरमाइन नहीं किया, टिल नॉट डिटरमाइंड, तब तक क्या सैलरी अलाउंसेस रहेंगे, क्योंकि अपन पहले भी देख चुके हैं एक दो बार, है ना। क्योंकि देखो अपन ने 2-3 जगह देखा कि सेकंड शेड्यूल है, आज भी अपन ने कहीं तो देखा था, कहाँ देखा था, यहाँ पे भी देखा था, जो स्पीकर हैं चेयरमैन हैं, उन सब के लिए सेकंड शेड्यूल में है, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी सेकंड शेड्यूल था। बट यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ पे सेकंड शेड्यूल नहीं लगता, यहाँ पे लगेगा कुछ और। यहाँ पे इसी के अंदर 106 के अंदर ही बताया गया है, ठीक है वो, यहाँ सेकंड शेड्यूल नहीं है, यहाँ पे बताया गया है कि जब तक नहीं बन जाता तो कॉन्स्टिट्यूशन के पहले, बिफोर कमेंसमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने से पहले जो भी मिलता होगा वो मिलेगा, ऐसा 106 में बताया। तो मेरे को बहुत थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा ये, ठीक है। 106 before the commencement of this constitution applicable in the case of members of the Constituent Assembly of the Dominion of India, ऐसा रहेगा। तो बताओ, आज के लिए बस इतना ही, कोई दिक्कत हो तो बताओ।